सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। जो भी हमारे साथी हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उन सभी को हमारी ओर से जो है नमस्कार। ठीक है, तो अभी जो है एक नया सेशन जो है वो ये शुरू करने जा रहे हैं और ये सेशन जो रहेगा अपने वो जितनी भी कंपटीशन एग्जाम्स जो है उन सब के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो चाहे अन्य कोई बोर्ड हो तो उन सभी ने जो है एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो चला रखी हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स में जो है अपन अभी जो है बात करेंगे। एनसीईआरटी बुक्स जो है उसमें अपन कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की जो सामाजिक विज्ञान यानी जिसमें भूगोल आता है, इतिहास आता है, राजनीति आती है या राजस्थान अध्ययन जिसमें आता है, उन सभी विषयों की जो है बहुत गहराई से और एक एक पार्ट में जो अपने 100, 150, 200 जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो है आपके सामने लाया जाएगा। और अलग तरीका जो है वो मैं यहाँ पर अपना रहा हूँ, यानी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए हर चीज़, उस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है और उसी तरीके से आपको जो है समझाया जाएगा। और वीडियो जो है वो आपको पूरा देखना है, तभी आपके जो है पूरा का पूरा समझ में आएगा कहाँ पर क्या दिया गया है, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे आप रीट की तैयारी करते हो, रीट के अलावा अगर आप मैं बात करूँ कि आप टीचर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या मैं बात करूँ कि आप पीटीटी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं या बीएसटीसी का आप जो है कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं बात करूँ मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें वीडियो की एग्जाम्स आ सकती है, पटवार की आ सकती है, राजस्थान पुलिस की आ सकती है, सभी की जो है वो परीक्षाएं इसमें शामिल है। और इसके अलावा मैं बात करूं जैसे अपने यहाँ पर जो मैं काम में ले रहा हूँ, जिन पुस्तकों को मैं काम में ले रहा हूँ वो अपनी है एनसीईआरटी की पुस्तक। और एनसीईआरटी की पुस्तकों में मैं सबसे पहले शुरुआत जिस पुस्तक की कर रहा हूँ वो है कक्षा 6 की। ऐसा नहीं कि 12वीं वाला स्टूडेंट जो है वो इसको नहीं पढ़े, भाई 12वीं में भी जो है अपने भूगोल का विषय है या इतिहास का विषय है या राजनीति का विषय है, जो भी है उन सब से ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। यानी बेस जो है वो आपका यहाँ से तैयार होगा और उसी बेस को तैयार करने के लिए मैं जो है यहाँ से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ और एक एक चीज़ को जो है मैं बड़े गहराई से आपको समझाऊंगा और जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों की मैं बात जो है वो यहाँ पर करूँगा। तो पहले मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी जो मैं बात करूँगा वो एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पुस्तक जो अपनी रहेगी उसको लेके मैं बात करूँगा। और एक बात विशेष मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, रीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कक्षा 6 से 12वीं के स्टूडेंट हैं, तब भी आपके लिए ये जो क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं सीधे तौर पे ये बात करूं कि जो भी आप तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की करें या कौन सी भी क्लास में आप हों, यानी 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट रहे हों या अभी भी वर्तमान में किसी भी क्लास के स्टूडेंट आप हों, सभी के लिए मेरा ये जो वीडियो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आपको जो है इसका जो है शुरुआत करते हैं आज इस पहले ही पार्ट से। तो देखिए सोशल साइंस का ये अपना पार्ट रहेगा, सामाजिक विज्ञान का ये पार्ट है और पहले ही पार्ट को लेकर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन जिस विषय को लेकर चले हैं वो है अपना भूगोल का विषय। और भूगोल में अपने जिसकी बात करेंगे वो है सौरमंडल में पृथ्वी, यानी सौरमंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है, सौरमंडल क्या होता है, कौन कौन से ग्रह इसमें होते हैं और किस किस प्रकार जो है नक्षत्र वगैरह सारी 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 जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बढ़िया ढंग से करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी वो ये रहेगी कि भाई यहाँ पर देखिए सूर्यास्त के बाद आपने देखा होगा कि प्रतिदिन चंद्रमा जो है अलग आकार का और स्थितियों में नजर आता है। बिल्कुल आता होगा, क्योंकि देखो मैं आपका बेस मजबूत होगा तो आपकी जो पढ़ाई है वो भी बढ़िया तरीके से हो सकेगी। दूसरी मैं बात करूँ तो पूर्ण चंद्रमा जो है वो एक महीने में, देखिए प्रश्न यहाँ से बनता है कि पूर्ण चंद्रमा एक महीने में कितनी बार दिखाई देता है, तब यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वो ये रहेगा कि पूर्ण चंद्रमा जो है वो महीने में सिर्फ एक बार ही देखा जा सकता है। आगे मैं बात करूँ तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो है वो क्या कहलाती है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। और जो अंधेरी रात थी जहाँ जिस रात्रि को चंद्रमा नहीं होता है, यानी पूरी पूरी अंधेरी रात होती है, उसको कहते हैं अमावस्या। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो इसके 15 दिन बाद, देखिए प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्णिमा के 15 दिन बाद में क्या होता है। तो पूर्णिमा के 15 दिन बाद में जो है रात्रि को जो है चंद्रमा नहीं दिखाई देता और यहाँ पर रात को जो है रात जो है वो अंधेरी होती है, इसलिए उस रात को क्या कहा जाता है, अमावस्या की रात कहा जाता है। उस दिन जो है अमावस्या कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड वो कहलाती हैं। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो खगोलीय पिंड की मैं बात करूँ तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं, रात के समय में आसमान में चमकते हुए जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब के सब क्या कहलाएंगे, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। चलिए आगे मैं बात करूं तो कुछ खगोलीय पिंडों का आकार जो है वो बड़ा होता है और गर्म भी होते हैं। देखिए खगोलीय पिंड जो है कुछ गर्म होते हैं, उनका आकार जो है बड़ा होता है। चलिए देखिए आगे जो रहेगा अपना
कि ये सब जो है वो गैसों से बने हुए थे, यानी जितने भी खगोलीय पिंड जो होते हैं उनका निर्माण जो होता है वो गैसों से होता है और गैसीय पिंड ये कहलाते हैं। चलिए आगे मैं बात करूँ तो इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। यानी खगोलीय पिंड वे होते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है, और जिसमें बड़ी मात्रा में जो है ऊष्मा उत्सर्जित भी होती है। तो ये जो खगोलीय पिंड है वे कहलाते हैं तारे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारा किसे कहते हैं। तो तारा देखो क्या कहा, किसे कहा जाएगा। तारे जो होते हैं उनका निर्माण जो होता है गैसों से होता है, ठीक है, और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, और ये बड़ी मात्रा में जो है ऊष्मा का जो है उत्सर्जन करते हैं, ऊष्मा जो है इनसे जो है निकलती है, ठीक है। और सूर्य भी जो है एक तारा है। तो आपको पता होगा कि खगोलीय पिंडों में अगर हम बात करें, खगोलीय पिंडों में अगर हम बात करें तो सूर्य जो है अपने सबसे नज़दीक माना जाता है, और सूर्य जो है ऊष्मा उत्सर्जित भी करता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसमें प्रकाश भी होता है, सूर्य का अपना प्रकाश होता है, पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्राफिक्स के जरिए जो है वो भी आपको बताया जाएगा। अभी जो है वो इस प्रकार चल रहा है, समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से। चलिए आगे मैं बात करूँ तो रात्रि में आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को जो है नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र का नाम सुना होगा आपने, तो नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। देखिए नक्षत्र मंडल होते हैं रात्रि में आसमान में जो दिखने वाले जो तारों का जो समूह कहलाता है, तारों का जो समूह कहलाता है। जैसे 3 तारे बन के कोई समूह बना लिया, 7 तारों का आपने सप्तऋषि जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, उसको कहेंगे नक्षत्र मंडल, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे दिया गया है, उदाहरण भी दिया गया है, जैसे अर्सा मेयर और बिग बियर, यानी इसी का नाम है ये। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिग बियर जो है वो एक क्या है। तो बिग बियर जो है वो एक नक्षत्र मंडल है। क्या है भी, नक्षत्र मंडल है, तारों का एक समूह है। अर्सा मेयर भी इसका नाम आ सकता है। चलिए आगे मैं बात करूँ, देखिए सप्तऋषि की हम बात करते हैं। सप्तऋषि क्या है, तो सप्तऋषि जो है वो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, और जिसको अपन बचपन से जानते हैं, घर वाले सबसे ज़्यादा इसी को ही जानते हैं। तो नक्षत्र मंडल देखो क्या है इसमें, सप्तऋषि वाले में, सप्तऋषि वाले में आपको पता होगा कि 7 तारों का जो है वो समूह होता है। 7 तारों का इसमें समूह है, और 7 तारे हैं वो किस प्रकार दिखते हैं वो भी आपको इसमें अभी दिखाया जाएगा। देखिए इसे अर्शा मेयर का भाग भी माना जाता है, यानी अर्शा मेयर अपन ने ऊपर पढ़ा है, तो अर्शा मेयर का भाग जो है वो सप्तऋषि माना जाता है। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि सप्तऋषि जो है किसका भाग माना जाता है, तो अर्शा मेयर का या बिग बियर का, ठीक है। और इसमें 7 तारों का समूह है, और इसे नक्षत्र मंडल भी कहा जाता है। चलिए आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए ये फोटो देखिए आप, इसमें आपको दिख रहा होगा 7 तारों का समूह है। 2 तारे यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, एक ये रहा और एक ये रहा, और ये 5 जो है वो इस तरफ है। 7 तारे हो गए, ठीक है। ये अपनी उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, और ये पूर्व दिशा है, और ये जो है अपने दक्षिण दिशा है। तो इस प्रकार आपको देखना है। और यहाँ पर एक तारा जो है दिखाई दे रहा है, वो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे ध्रुव तारा। तो यहाँ पर जो है ध्रुव तारे का भी संकेत जो है वो किस प्रकार आपको देखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो प्राचीन काल में लोग जो है रात्रि में दिशा का निर्धारण जो है वो तारों को देखकर किया करते थे। पता होगा आपको, पुराने समय में जब घड़ी वगैरह नहीं थी अपने पास में, तो घड़ी वगैरह नहीं थी, तो घड़ी समय का पता कैसे लगाते थे। रात्रि को समय का पता, दिन को तो पता चल जाता है कि सूर्य भाई इतनी ऊंचाई तक आ गया है, तो इतना समय रहा होगा। या जब आसमान में ऊपर सर के ऊपर जब सूर्य होता है तो उस समय कह सकते हैं ये दोपहर के 12 बजे होंगे, ठीक है। तो रात्रि को कैसे पता लगाएं, तो रात्रि को पता लगाने के लिए तारों की सहायता ली जाती थी। तो वो कैसे ली जाती थी, देखो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर, देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में क्वेश्चन था कि भाई प्राचीन काल में जो है लोग रात्रि में समय का निर्धारण कैसे करते थे, दिशा का निर्धारण कैसे किया करते थे। तो दिशा का निर्धारण जो है वो किसकी सहायता से होता था, तारों की सहायता से होता था, ठीक है। और उत्तर तारा जो है, उत्तरी तारा जो है, यानी जिसकी मैं बात करूँ उत्तर दिशा ये रही, तो उत्तरी तारा जो है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यानी ये जो है ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा है। यानी यहाँ पर देखिए उत्तर दिशा ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो लड़की वहाँ यहाँ पर खड़ी हुई है, इसके इस साइड में यानी आगे वाले भाग में जो है वो यहाँ पर उत्तर दिशा है, और यहाँ पर पूरा आ गया, यहाँ पर पश्चिम आ गया, ठीक है। तो ये ध्रुव तारा जो होता है वो अपने उत्तर दिशा में होता है, ठीक है। तो उत्तरी तारा जो है वो उत्तर दिशा को दर्शाता है, और इसे अपन कैसे कहते हैं, ध्रुव तारा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ध्रुव तारा आसमान में हमेशा जो है वो एक ही स्थान पर रहता है, इसका स्थान जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। चलिए आगे मैं बात करूँ तो सप्तऋषि की सहायता से जो है वो ध्रुव तारे की स्थिति को भी देखा जा सकता है। देखो सप्तऋषि में ये जो 2 तारे हैं इनको आपको ऐसे सीढ़ी में मिलाना है, तो यहाँ पर जो तारा नजर आएगा वो होगा ध्रुव तारा, वरना रात में पता कैसे चलेगा कि कौन सा ध्रुव तारा है। सप्तऋषि आपको 7 तारों का समूह आपको दिख जाएगा, और इन 7 तारों के समूह से आपको इस प्रकार देखना है, वहाँ पर दिख जाएगा आपको ध्रुव तारा। ये हमेशा जो है उत्तर दिशा में रहता है। उत्तर दिशा का पता करना हो तो इन दोनों तारों को मिला लो और अपनी दिशा जो है ज्ञात हो जाएगी। आगे मैं बात करूँ, कुछ रोचक तथ्य भी आपके सामने लाए जा रहे हैं। जैसे बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर जो है वो छल्ले बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं भाई, छल्ले बने हुए हैं। और ये छल्ले जो है विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं,
क्या है भाई, पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन सभी छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से इन्हें देखा जा सकता है। दूरबीन की सहायता से अपन देख सकते हैं, नंगी आंखों से अपन नहीं देख सकते। चलिए आगे मैं बात करूं तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है भाई, ग्रह कहा जाता है। तो ग्रह की परिभाषा जो है, देखिए ग्रह के विषय में कौन से कथन गलत है, कौन से कथन सही है, इस प्रकार के प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं। कक्षा 6, 7, 8 की मैं बात करूँ तो वहां पर सीधा ही प्रश्न पूछ लेगा कि ग्रह किसे कहा जाता है। और कंपटीशन एग्जाम्स की मैं बात करूँ तो वहां पर प्रश्न बनता है कि जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है, और जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें कहा जाता है ग्रह। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो ग्रह जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्लेनेट, क्या कहा जाता है भाई, प्लेनेट कहा जाता है। और ग्रीक भाषा में प्लेनटाइन शब्द जो है उससे ये बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर जो घूमता है वो ग्रह कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें तो पृथ्वी भी जो है वो एक क्या माना जाता है, तारा नहीं माना जाता। तारा तो सिर्फ अपने यहाँ पर एक सूर्य को ही माना जाएगा, अन्य कोई तारा हमारे संपर्क में नहीं है। ठीक है, और ग्रहों की मैं बात करूँ तो पृथ्वी के ग्रह जो अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा जो है वो किससे प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त करता है। आगे मैं बात करूँ तो पृथ्वी के अलावा जो है 7 अन्य ग्रह जो है अपने सौरमंडल में है, और जो सूर्य के प्रकाश से ही ऊष्मा जो है वो प्राप्त करते हैं। यानी सूर्य जो है वो एक तारा है, और वो जो अपने यहाँ पर 8 ग्रह है, जो 8 ग्रह है उन सभी के ग्रहों से जो है वो प्रकाशित, वो सारे ग्रह जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चलिए आगे बात करूँ तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही रहेगा कि सूर्य के पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो तारा है वो कौन सा है, तो वो कौन सा रहेगा, अपने सूर्य रहेगा। चलिए ये देखिए सारा का सारा यहाँ पर बहुत अच्छा जो है वो ग्राफिक्स आपके सामने लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए सूर्य है, ये सूर्य है, और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की अगर बात की जाए तो वो रहेगा अपना बुध ग्रह। कौन सा रहेगा, बुध ग्रह। इसका अंग्रेजी नाम भी आपको याद रखना है, वो है मरकरी। क्या नाम यह है, मरकरी। ये 58 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये 58 ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ मरकरी आपको ध्यान में रखना है। मरकरी को कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, बुध कहते हैं। और इसके दूसरा जो ग्रह की मैं बात करूँ तो दूसरा अपना जो रहेगा वो रहेगा शुक्र ग्रह। देखिए सूर्य जो है वो एक जगह स्थिर रहता है, और ये सारे के सारे जो ग्रह दिखाए गए हैं आपको, 8 ग्रह जो दिखाए गए हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और देखिए अपना इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है अपने पृथ्वी। तीसरे नंबर पे कौन सा ग्रह आता है, पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद में इस दिशा की बात करें, आगे बढ़ें तो यहाँ पर मंगल ग्रह है, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं मार्स। ठीक है, शुक्र को कहते हैं वेन्यू। ठीक है, आगे देखिए बृहस्पति ग्रह की मैं बात करूँ तो बृहस्पति जो है साइज में देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, उसी हिसाब के ये हैं साइज में, इसी हिसाब से जो है बड़े हैं। तो ये इसको कहते हैं जुपिटर, कहते हैं बृहस्पति को। और बृहस्पति के बाद में जो है वो शनि ग्रह की बात करते हैं, तो इसे कहते हैं स्टर्न। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये कुछ जो है यहाँ पे इस प्रकार के जो है इसके राउंड राउंड बने हुए हैं। ठीक है, और अगला जो रहेगा वो रहेगा यूरेनस, जिसको कहते हैं अरुण, और लास्ट वाला जो रहेगा उसको कहते हैं वरुण। तो लास्ट में अपने जो है वो अंतिम में रहेगा वरुण रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये संख्याएं जो दी गई हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई संख्याएं जो दी गई हैं उन संख्याओं का क्या मतलब है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दूरी मिलियन किलोमीटर में है, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। उस हिसाब से इनकी जो दूरी है वो यहाँ पर दी गई है। देखिए ये 58 है, और ये 108 है, 150 है। ठीक है, ये 228 है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी जो दूरी है वो बढ़ती जाती है, यानी सूर्य से इसकी जो दूरी है वो यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर बुध ग्रह की, तो देखिए सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है वो कितने दिन में पूरा कर लेता है, बुध जो है 88 दिन में जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है एक चक्कर पूरा अपना कर लेता है बुध ग्रह। और अपने अक्ष पर अगर घूर्णन की बात करें तो 59 दिन जो है उसको एक ही जगह पे जो है घूमने में लगते हैं, अपनी जगह पे अपने अक्ष पर घूमने में जो है। अक्ष देखो किसे कहते हैं, जैसे ग्लोब में जो एक पिन लगी हुई होती है, उस पिन पर जैसे ग्लोब घूमता है उसी प्रकार जो है उसकी भी एक अक्ष होता है। यानी जो भी पृथ्वी है या बुध ग्रह या मंगल ग्रह जो भी है वो भी अपने अक्ष पे घूमता है, एक स्थिर जगह पे वो घूमता है, टिका हुआ वो नहीं होता है आसमान में। वो सौरमंडल में अगर मैं बात करूँ तो वो जो है किसी पे टिका हुआ नहीं है, अपने ग्लोब की तरह वो नहीं है, फिर भी वो जो घूमता है अपने अक्ष पे, वो जो घूमता है उसके दिनों की यहाँ पर बात की गई है, तो वो 59 दिन लगते हैं उसको, और 88 दिन में जो है वो सूर्य का चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेता है। शुक्र ग्रह की मैं बात करूँ तो शुक्र ग्रह जो है अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 255 दिन लेता है, और अपने अक्ष पर जो है वो 243 दिन वो उसको लगते हैं। पृथ्वी की हम बात करें तो सूर्य के चारों ओर अगर वो परिक्रमा करता है तो उसको 365 दिन यानी 1 साल पूरा लगता है, अपने को पता होगा। और आगे मैं बात करूँ तो अपने अक्ष पर जो है वो 1 दिन में अपना चक्कर पूरा कर लेती है। देखो 1 दिन में ही चक्कर पूरा कर लेती है सूर्य का, इसीलिए तो दिन रात बनते भाई। चलिए अगला है अपने मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह में देखो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में उसको 687 दिन जो है वो उसको लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूमने में उसे लगता है
एक दिन, यानी मंगल ग्रह जो है अपनी अक्ष पर घूमने में जो है पृथ्वी के समान अपन कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं, आपको एक एक चीज बढ़िया से यहाँ पर समझनी है और बढ़िया से इसको याद भी करना है। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा की जो संख्या है जो है मंगल ग्रह के, वो कितनी मानी गई है? 2 मानी गई है। देखिए आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक है, ये चट्टानों के बने हुए होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें 5वें ग्रह की तो वो रहेगा अपना बृहस्पति। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है वो 11 साल में वो पूरा करता है। 11 साल 11 महीने और लगभग अपन कह सकते हैं कि 12 साल इसको लगते हैं। तो 12 साल में बृहस्पति ग्रह जो सूर्य का एक चक्कर लगाता है, तो 12 साल से भाई यहाँ पे रात है तो रात रहेगी, दिन है तो दिन रहेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने अक्ष पर जो है वो 9 दिन अपने अक्ष पर जो घूर्णन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 9 घंटे में जो है 9 घंटे और 56 मिनट में, यानी लगभग जो है 9 घंटे और एक अपन जो है 10 घंटे इसके लगभग मान सकते हैं। तो 10 घंटे में ये जो है अपना एक चक्कर जो पूरा कर लेता है। और इसके चंद्रमाओं की संख्या अगर बात की जाए तो ये इसके लगभग रहेंगे 53। ठीक है, अपने पृथ्वी के देख ये चंद्रमा। आगे बात करें शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक के चक्कर लगाने में लगभग 29 ईयर्स लेता है, 29 साल उसको लगते हैं और 5 महीने। ठीक है, और अपने अक्ष पर वो अगर घूमता है तो उसको लगते हैं 10 घंटे 40 मिनट। और चंद्रमाओं की संख्या की बात करें तो 53 ही रहेंगे। तो बृहस्पति और शनि के जो चंद्रमाओं की संख्या है वो 53 है। और यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें तो इनके चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 2 मानी जाती है। और पृथ्वी के चंद्रमाओं की संख्या जो है वो मानी जाती है 1, और इनके कोई चंद्रमा है नहीं बुध और शुक्र के। आगे मैं बात करूँ यूरेनस यानी अरुण, देखिए सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण की मैं बात करूँ तो 84 साल जो है इसको लगते हैं, और अपने अक्ष पर ये घूमने में लगभग 17 घंटे और 14 मिनट का समय लेता है। इनके चंद्रमाओं की संख्या जो है लगभग मानी जाती है 27, यानी उपग्रह हैं इनके। और अगर मैं बात करूँ लास्ट वाली नेपच्यून की, तो नेपच्यून की जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको जो है वो लगते हैं लगभग 164 साल, और अपने अक्ष पर जो ये घूमता है उसमें लगते हैं 16 घंटे और 7 मिनट का। और चंद्रमाओं की इनकी संख्या की बात करें तो वो रहेगी 13। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बाह्य ग्रह सूर्य के बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के ये हैं, और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए। सारी की सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाई है। एक एक बढ़िया चीज़ जो है आपको याद रखनी है। इसमें याद क्या रखनी है? तो इनका क्रम याद रखना है। क्रम याद करने की ट्रिक जो है वो मैं भी आपके आगे जो है वो सारी की सारी ट्रिक में बता दूंगा। देखिए ये जो टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी क्लासों की अगर मैं बात करूँ, और रीड की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया टॉपिक उसमें डाला हुआ है। चलिए ये समझ में आ गया होगा पूरा। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाले स्लाइड में देखिए चंद्रमा एक जो है वो उपग्रह माना जाता है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे बात करें तो सौरमंडल क्या होता है। देखिए सौरमंडल जो है उसमें सूर्य है और 8 ग्रह उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जो है जैसे क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, ये मिलकर जो है किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसमें 8 ग्रह आ जाते हैं, सूर्य आ जाते हैं, इनके उपग्रह आ जाते हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड। जैसे अपने मैं बात करूँ क्षुद्र ग्रह की, तो क्षुद्र ग्रह की भी एक पट्टी जो है वो आपको वहाँ पर दिखी होगी। चलिए आगे बात करें तो सौरमंडल की परिभाषा याद हो गई कि सौरमंडल क्या होता है। तो ये देखो इस प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि सौरमंडल में कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ पर सूर्य दे देगा, 8 ग्रहों के नाम जैसे कोई 2 ग्रहों के नाम दे दे, उपग्रहों के नाम दे देगा जैसे चंद्रमा दे दिया, या कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह दे दिया या उल्का पिंड दे दिया, ये नाम दे दिया और अन्य कोई ऑप्शन दे दिया। तो उसमें जो है आपको वहाँ पर ध्यान में रखना है। और इसका मुखिया जो है सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाएगा? सूर्य को कहा जाता है। देखिए एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को सोल कहा जाता था, और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा गया? सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सौर शब्द जो है वो आपको ज्ञात होगा सोल शब्द से बना है। चलिए आगे मैं बात करूं तो देखिए सूर्य क्या है। तो सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, सौरमंडल का मुख्य जो है यही माना जाता है, और ये अत्यधिक गर्म गैसों से इसका निर्माण हुआ है। और इसका खिंचाव बल जो है अधिक होने के कारण ये सौरमंडल को खींच रहे। सूर्य में इतनी क्षमता है कि अन्य जो इसके चारों ओर जो ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं वो छूट के अलग नहीं जा सकते, क्योंकि सूर्य में इतनी क्षमता है कि वो उसको छोड़ेगा नहीं, आगे उसको जाने नहीं देगा। आगे मैं बात करूँ तो सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत जो है वो माना जाता है सूर्य। सूर्य के अलावा ऐसा कोई तारा हमारे यहाँ नहीं है जो प्रकाश और ऊष्मा दे सके। आगे देखिए सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर ये रहेगा। चलिए आगे मैं बात करूं तो ग्रह क्या होते हैं। देखिए तो ग्रह जो है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो है मानी जाती है 8। कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं। और सूर्य से दूरी के अनुसार अगर बात की जाए तो सबसे पहला आता है बुध ग्रह, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, क्रम से याद रखने हैं। इसके ट्रिक जो है अंग्रेजी के आपके याद रखने की ट्रिक ये रहेगी। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसका अर्थ क्या रहेगा? देखो एम का मतलब होता है मरकरी, वेरी के में अंदर जो वी आता है उसका आता है वेनिश,
ई का अर्थ है अर्थ, देखिए हिंदी में भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, और इनकी ट्रिक है वो भी साथ में लिखी हुई है। फिर एम का मतलब है मार्स, जे का मतलब है जुपिटर, एस का मतलब है स्टर्न, और यू का मतलब है यूरेनस, और एन का मतलब हो गया नेपच्यून। ठीक है, ये सारे के सारे याद हो गए होंगे। चलिए आगे मैं बात करूं तो ग्रह जिस निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रास्ते में चक्कर लगाते हैं उसे कहा जाता है कक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कक्षा किसे कहा जाता है, यानी ग्रह जिस निश्चित पथ पर, जिस निश्चित रास्ते पर सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाते हैं उसी रास्ते को क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। देखिए आगे बात करें, ग्रहों को लेकर ही बात कर रहे हैं कि बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह माना जाता है, तो सबसे नजदीक के ग्रह की हम बात करें तो वो कौन सा रहेगा, बुध रहेगा। आगे बात करें तो इसे सूर्य के चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं वो मैंने बात कर दी, 88 दिन उसको लगते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का जो है वो जुड़वां ग्रह भी माना जाता है। क्यों जुड़वां ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है वो दोनों की समान है, इसलिए इसको जो कहा जाता है जुड़वां ग्रह। तो प्रश्न बनता है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है। देखिए ये पार्ट जो है इसमें से लगभग मैंने जो देखा है, इस चीज को देखा है कि लगभग इसमें से 100 से ज्यादा प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, और घुमा के अगर ज्यादा पूछा जाए तो लगभग 150 से ज्यादा क्वेश्चन जो है इस पे एक पार्ट से बनते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट आप न्यूज़ आपको बता दूं, सारी क्लासें जो है मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि भाई अपने जो चैनल है उस पर ये जो कक्षा 6 से 12वीं तक का जो जितना मैटर अपना बनता है वो लगभग आपको 2 से 2.5 महीने में जो है पूरा करवा दिया जाए। इसके लिए जो वीडियोज़ हैं वो भी जल्दी से जल्दी जो है अपलोड कर दिए जाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम मिल रहा है और लाइट जो है वो कितना परेशान कर रही है वो सारे जानते ही हो आप लोग। ठीक है, तो देखिए आगे मैं बात करूँ तो अभी तक प्लूटो जो है वो एक ग्रह माना जाता था, और परंतु इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन जिसे अपन कहते हैं उसने अपनी एक बैठक की थी अगस्त 2006 में, और उसने निर्णय क्या लिया कि कुछ समय पहले ये खोजे गए जो खगोलीय पिंड था, खगोलीय पिंड जो था 2003 UB 313 सिरस तथा प्लूटो जो है जिसको बोने ग्रह कहा जाता है, इनको हटा दिया गया, इनको बोने ग्रह मान लिया गया, इनको ग्रहों की श्रेणी से जो है वो हटा दिया गया था। तो बोने ग्रह जो है किसको माना गया है, तो बोना ग्रह अगर हम बात करें तो बोने ग्रह को माना गया है तो प्लूटो को, और एक दो नाम यहाँ पर दिए गए हैं 2003 UB 313 और सिरस, ये सारे जो है वो बोने ग्रह माने गए हैं और इसको जो है हटा दिया गया है। अब लगभग जो है पहले 9 ग्रह माने जाते थे, वर्तमान में कितने ग्रहों की संख्या है, 8 ही है। चलिए आगे मैं बात करूँ तो पृथ्वी को लेकर अपन बात करते हैं कि आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा माना जाता है, पृथ्वी माना जाता है। और ध्रुवों के पास जो है वो ये चपटी होने के कारण इसका आकार जो है भू-आब कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भू-आब किसे कहते हैं, तो पृथ्वी ध्रुवों के पास में चपटी होने के कारण इसका आकार जो है वो किसके समान हो गया है, भू-आब के समान हो गया है, ऐसे भू-आब कहते हैं चपटी होने के कारण। अगला है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है उसका रंग कैसा दिखाई देता है, भाई नीला रंग जो है वो दिखाई देता है। और इसका प्रमुख कारण अगर पूछा जाए, क्योंकि इसका 1/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए ये जो है वो नीला रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इस पृथ्वी को जो है कहा जाता है नीला ग्रह। नीला ग्रह भी पृथ्वी को कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप नहीं जानते कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो है प्रकाश की गति मानी जाती है। इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, उसको लगभग 8 मिनट का समय लगता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए आगे मैं बात करूँ तो चंद्रमा को लेकर बात करते हैं। देखिए चंद्रमा आपको दिख रहा होगा, बढ़िया वाला चंद्रमा दिख रहा होगा ना, बहुत नज़दीक से हमने जो है ये फोटो ली है। ठीक है, बहुत हम पास में चले गए थे बिल्कुल, तब जाके ये फोटो आई है। तो देखिए पृथ्वी जो है वो एकमात्र जो है चंद्रमा का उपग्रह, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आगे बात करें तो इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, 1/4 है। चलिए ये पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई सन 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, याद हो गया होगा। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति 20 जुलाई सन 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अगला है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना दिन लेता है, 27 दिन का समय लेता है, और इतने ही दिन में वह अपने अक्ष पर भी जो है चक्कर लगा लेता है। दोनों का बराबर है तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए उपग्रह जो होता है वो एक खगोलीय पिंड ही होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे उपग्रह जो है वो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं मानव निर्मित उपग्रह की, ये है मानव निर्मित उपग्रह, ये अपना भारत देश है, यहाँ से जो है ये उपग्रह छोड़ा गया है और ये जो है एक कृत्रिम पिंड माना जाता है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग जो है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और पृथ्वी पर
संचार माध्यम के लिए जो है किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये रॉकेट है, इसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। ये रॉकेट यहाँ पर हुआ, इसके पार्ट्स अलग हो गए, ये यहाँ पर अलग होने के बाद में देखिए यहाँ पर फिर अलग हुआ है और इसको अपनी कक्षा में जो है स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ तो पृथ्वी की कक्षा में इसे स्थापित कर दिया जाता है। और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों की हम बात करें तो इनसेट है, IRS है और एडुसेट है। ये जो है प्रमुख उपग्रह माने जाते हैं, नाम आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करूँ, एक फोटो आपको दिख रही होगी, ये है अपना क्षुद्र ग्रह। तो देखो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, और देखिए क्षुद्र ग्रह का समझ में आया होगा, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह जो है इनके बीच की जो कक्षाएं हैं उसमें ये सारे के सारे पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करें तो उल्कापिंड क्या होते हैं। देखिए उल्कापिंड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों की छोटी छोटी टुकड़ों को जो है उल्कापिंड कहा जाता है। आगे देखिए आकाश गंगा क्या होती है। तो आकाश गंगा खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जिसमें लाखों तारों का समूह होता है उसे कहा जाता है आकाश गंगा। लाखों तारे होते हैं, सफेद पट्टी से अपने को नजर आती है, उसको कहते हैं आकाश गंगा। और आगे बात करें तो इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाओं को जो है ब्रह्मांड कहा जाता है। जो लाखों आकाश गंगाएं हैं उन सभी को मिला के जो है कहा जाता है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड की परिभाषा भी आपको याद हो गई होगी। चलिए ये क्वेश्चंस जो हैं कुछ आपके लिए क्वेश्चंस आए हैं, इन क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं और क्वेश्चनों के जवाब अभी देने भाई तुरंत जो है वो आपको बता देना है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो आपको इसका जवाब जो है, चलिए हाँ कुछ थोड़ा सा बता दिया। तो यहाँ पे इनको जो है अभी यहाँ पे इसका जवाब नहीं देना है, इन सब का जवाब जो है आपको कमेंट में देना है, या मैं कहूँ कमेंट मैंने देखे मैं अगली क्लास जो होगी अपने उसमें इन सब के जो है आंसर्स आपको बताए जाएंगे, ताकि आपने जो है किसको कितना पढ़ा है, किस प्रकार पढ़ा है, वो सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है। दूसरा है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, शुक्र, पृथ्वी या बुध। अगला है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, दक्षिण, उत्तर, पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं। इन 5 क्वेश्चनों के जवाब जो है आपको कमेंट करके देने हैं। कमेंट करके नहीं दे सकते तब मैं आपको अगली कक्षा में जो है इसके आंसर बता दूंगा। तो ठीक है, मेरा वीडियो आज का कैसा लगा आप सभी को मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मैंने जो शुरू में जो बात बताई थी एक अलग वीडियो के माध्यम से कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियोज़ को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि अपना चैनल जो है और भी बढ़िया तरीके से जो है ग्रो कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।